Hello dear students, welcome to lecture number 3 on the topic of vectors. We are studying kinematics which is unit number 2 of your +1 book, and now we are going to study what are the mathematical operations and how we can perform those operations with vectors. बच्चे जो vectors हैं वो basically वेक्टर क्वांटिटीज की एक मैथमेटिकल और पिक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन है। क्योंकि वेक्टर क्वांटिटीज की डायरेक्शन भी होती है और मैग्नीट्यूड भी होता है, तो वो सिंपली स्केलर्स की तरह ऐड नहीं कर पाएंगे हम। अगर आपने एक फोर्स में किसी दूसरी फोर्स को ऐड करना है तो आप उसको डायरेक्टली ऐड नहीं कर सकते। लेट अस सपोज एक ऑब्जेक्ट है हमारे पास, उस ऑब्जेक्ट पर 10 न्यूटन फोर्स इस डायरेक्शन में लग रही है और 10 न्यूटन फोर्स इस डायरेक्शन में लग रही है। अगर आपसे पूछा जाए कि टोटल फोर्स कितनी लग रही है तो आप बोलेंगे सर 20 न्यूटन लग रही है। अभी के लिए आप ऐसा बोलेंगे क्योंकि अभी आपको नहीं पता कि डायरेक्शंस को हैंडल कैसे करना है। लेकिन फोर्स एक वेक्टर क्वांटिटी है, फोर्स एक वेक्टर क्वांटिटी है और इसका आप अंदाजा यहां से लगा सकते हैं कि अगर 10 न्यूटन आप इधर से खींचेंगे और 10 न्यूटन इस साइड से खींचेंगे तो ये ब्लॉक किधर जाएगा। दिस इज द क्वेश्चन। क्या वो इस बंदे की तरफ जाएगा, पर्सन ए की तरफ, या ये ब्लॉक पर्सन बी की तरफ जाएगा। ठीक है, दोनों ही सेम फोर्स लगा रहे हैं। तो जो रिजल्ट है, जो आंसर है इस प्रॉब्लम का, वो ये है कि ये वाला जो ब्लॉक है वो दोनों डायरेक्शन में नहीं जाएगा, वो इन दोनों के रिजल्टेंट की तरफ जाएगा। रिजल्टेंट क्या होता है? जो फाइनल इफेक्ट है उस तरफ जाएगा। तो डायरेक्शंस को ध्यान में रखना पड़ेगा। और अभी के लिए आपको बता देते हैं कि ये ब्लॉक इन बिटवीन किसी डायरेक्शन में जाएगा और उस पर कुछ फोर्स जो लगेगी वो 10 न्यूटन नहीं लगेगी, वो कुछ और लगेगी। इस प्रॉब्लम को कैसे सॉल्व करेंगे? ये होता है एडिशन ऑफ फैक्टर्स। सिर्फ ये एडिशन वाला ऑपरेशन ही नहीं है मैथमेटिकल ऑपरेशन, इसके अलावा हमारे पास बहुत सारे ऑपरेशंस हैं। ऑलमोस्ट 4-5 तरह के ऑपरेशंस हैं जो हम वेक्टर्स के साथ कर सकते हैं। जैसे आप स्केलर्स को ऐड करते हैं, वेक्टर्स को ऐड करना सीखेंगे। जैसे आप स्केलर्स को सब्ट्रैक्ट करते हैं, वैसे ही हम सीखेंगे कि वेक्टर्स को सब्ट्रैक्ट कैसे करना है। अब ऐड कर रहे हैं जब, तब भी अलग अलग केसेस हैं। 2 वेक्टर्स को ऐड करना है या 3 को करना है या 5 को करना है, 10 को करना है, कितने वेक्टर्स को ऐड करना है ना? तो ये भी एक क्वेश्चन है। तो सबको ऐड करने के लिए फिर सबकी डायरेक्शन का ध्यान रखना पड़ेगा, तो वो एडिशन ऑफ वेक्टर में आएगा। अगर हम बात करें कि एक वेक्टर के साथ क्या हम किसी स्केलर को मल्टीप्लाई कर सकते हैं, तो ये भी एक क्वेश्चन है। वेक्टर के साथ स्केलर को मल्टीप्लाई करना फिजिबल है, वहां से हमें कुछ मिलेगा, या ऐसे ही एक ऑपरेशन है वो भी सीखेंगे। क्या हम वेक्टर के साथ किसी नंबर को मल्टीप्लाई कर सकते हैं, तो वो हमें फिजिकली क्या देगा, और इसके साथ साथ हम वेक्टर्स को मल्टीप्लाई कैसे कर सकते हैं। तो ये कुछ ऑपरेशंस हैं जो अभी हम इस टॉपिक में सीखने वाले हैं, और ये इस टॉपिक का मैथमेटिकल ऑपरेशंस का पार्ट 1 है। तो पहले हम ये जितने भी ऑपरेशंस हैं उनको लिस्ट बना लेते हैं कि क्या क्या अभी हमने सीखना है। तो सबसे पहले हमें सीखना है मल्टीप्लिकेशन ऑफ ए वेक्टर विद ए नंबर। सिंपल एक नंबर है ना, तो स्केलर क्वांटिटी है ना वेक्टर है, तो कैसे किया जाता है और फिजिकली उसका क्या मतलब है। नेक्स्ट हमने सीखना है मल्टीप्लिकेशन ऑफ ए वेक्टर विद ए स्केलर। ठीक है जी, स्केलर के साथ अगर हम वेक्टर को मल्टीप्लाई करेंगे तो कैसे करेंगे और वो हमें क्या देगा। नेक्स्ट हमने सीखना है एडिशन ऑफ टू वेक्टर्स। पहले 2 वेक्टर्स की एडिशन सीखेंगे, और मोर देन 2 वेक्टर्स, एडिशन ऑफ मोर देन 2 वेक्टर्स। ठीक है जी। नेक्स्ट हम सीखेंगे सब्ट्रैक्शन ऑफ 2 वेक्टर्स। सब्ट्रैक्शन ऑफ 2 वेक्टर्स, ये 5 नंबर पॉइंट है। और उसके बाद हम सीखेंगे मल्टीप्लिकेशन ऑफ 2 वेक्टर्स। मल्टीप्लिकेशन ऑफ 2 वेक्टर्स 2 तरह की होती है। एक को बोला जाता है डॉट प्रोडक्ट, दोनों बहुत इंपॉर्टेंट हैं, थ्रू आउट फिजिक्स में काम आने वाली चीजें हैं ये। और एक को बोला जाता है क्रॉस प्रोडक्ट। ये दोनों हम सीखने वाले हैं। डॉट प्रोडक्ट फिजिकली क्या देता है, क्रॉस प्रोडक्ट फिजिकली क्या देता है, ये सब सीखेंगे। और उसके बाद है मल्टीप्लिकेशन ऑफ 3 वेक्टर्स। मल्टीप्लिकेशन ऑफ 3 वेक्टर कंपटीशन की प्रॉब्लम्स में हमारे काम आ सकता है। सीबीएसई में नहीं पूछा जाएगा, लेकिन कंपटीशन की प्रॉब्लम्स में ये हमारे काम आ सकता है। तो ये सब मैथमेटिकल ऑपरेशंस हैं। एक ऑपरेशन शायद हम यहाँ पर मिस कर रहे हैं,
लेकिन इसके बारे में लास्ट में बात करेंगे कि क्या ये पॉसिबल है, डिवीजन ऑफ वेक्टर्स हो सकती है या नहीं हो सकती, और अगर हो सकती है तो किस कंडीशन में हो सकती है। तो फर्स्ट ऑपरेशन इज हाउ टू मल्टीप्लाई ए वेक्टर विद ए नंबर। लेट अस सपोज आपके पास एक ए वेक्टर है और आप इस ए वेक्टर को क्या करना चाहते हैं, मल्टीप्लाई इट बाय एन। एन एक नंबर है तो ये बन जाएगा एन ए वेक्टर, सिंपली एन टाइम्स हो जाएगा। अब एन टाइम्स होने से क्या चेंज होगा, डायरेक्शन रिमेन सेम, डायरेक्शन में कोई इफेक्ट नहीं आएगा, रिमेन सेम इफ एन इज पॉजिटिव। अगर आप पॉजिटिव नंबर से मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो डायरेक्शन सेम रहेगी, डायरेक्शन विल बी ऑपोजिट इफ एन इज नेगेटिव। तब क्या होगा, तब ये माइनस एन ए वेक्टर बन जाएगा। तो नेगेटिव आ गया, आगे नेगेटिव आने का मतलब है कि भाई जो आपने रिजल्ट निकाला है, लेट अस सपोज बी वेक्टर आपने निकाला, उसको माइनस एन से मल्टीप्लाई करके उस बी वेक्टर की और ए वेक्टर की डायरेक्शन ऑपोजिट है। तो एक तो ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि डायरेक्शन सेम रहेगी, नंबर वन। नंबर टू, मैग्नीट्यूड। द मैग्नीट्यूड of B vector is n times the magnitude of A vector, simple। और तीसरी इंपॉर्टेंट चीज जो यहाँ पे ध्यान रखना है कि द नेचर मीन्स अगर आप फोर्स को मल्टीप्लाई कर रहे हो n के साथ तो जो रिजल्ट आएगा वो भी एक फोर्स आएगी। द नेचर ऑफ फिजिकल क्वांटिटी रिमेन्स सेम। रिमेन्स सेम, ठीक है जी। तो ये है हमारे पास, इसकी एक एग्जांपल है। लेट अस सपोज 10 न्यूटन फोर्स along x axis and you want to double this force, तो 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे, 2 into 10 न्यूटन along x axis, तो it will be written as 20 न्यूटन along x axis। अगर ये आपके पास a वेक्टर है तो जो 2a वेक्टर होगा वो डबल हो जाएगा, और अगर आपको बोलूं कि भाई -2a वेक्टर तो वो ये बन जाएगा। तो लेंथ विल बी 2 times, magnitude of the vector will be 2 times and its direction remains same। okay, now the next is, इसको कंपोनेंट फॉर्म में भी देख लेते हैं। कंपोनेंट फॉर्म में कैसे करना है इसको, अगर आप वेक्टर को कंपोनेंट फॉर्म में मल्टीप्लाई करना चाहते हैं, लेट अस सपोज यू हैव ए वेक्टर, नेक्स्ट एग्जांपल, the velocity vector is given which is 3i cap plus 4j cap minus 5k cap, ठीक है। और अभी आप चाहते हैं कि भाई फाइंड 3v वेक्टर, मीन इसको 3 से मल्टीप्लाई करना है। तो आप क्या करेंगे, तो आप 3 से तीनों कंपोनेंट्स को मल्टीप्लाई करेंगे, तभी जो मैग्नीट्यूड है वो 3 टाइम्स होगा, ठीक है। तो क्या आएगा आंसर, 9i cap 12j cap minus 15k cap। यूनिट इसके भी मीटर पर सेकंड रहेंगे, यूनिट इसके भी मीटर पर सेकंड रहेंगे। जैसे कि मैंने बताया, द नेचर ऑफ फिजिकल क्वांटिटी रिमेन सेम, नेचर चेंज नहीं होता। अगर वेलोसिटी है तो वेलोसिटी ही रहेगी, लेकिन क्या चेंज होना है, मैग्नीट्यूड चेंज होना है। वेक्टर का मैग्नीट्यूड जितने भी फैक्टर से आप मल्टीप्लाई करेंगे उतने टाइम्स हो जाएगा, ठीक है। तो ये है फर्स्ट ऑपरेशन विच इज मल्टीप्लीकेशन ऑफ ए नंबर, सिंपली नंबर विद ए वेक्टर। नाउ द सेकंड ऑपरेशन इज मल्टीप्लीकेशन ऑफ ए स्केलर विद वेक्टर। हाँ जी, क्या हम वेक्टर और स्केलर को आपस में मल्टीप्लाई कर सकते हैं, और क्या वो दोनों सेम नेचर के होने चाहिए, वो तो पॉसिबल ही नहीं है। एक वेक्टर क्वांटिटी है, एक स्केलर क्वांटिटी, तो नेचर वैसे सेम हो जाएगा, नेचर विल बी डिफरेंट। लेकिन क्या होता है जब हम मल्टीप्लाई करते हैं, तो एक तो भाई मैग्नीट्यूड
may or may not be different. वो चेंज होगा या नहीं होगा डिपेंड करेगा। अगर वो स्केलर का ही मैग्नीट्यूड 1 है तो फिर मैग्नीट्यूड चेंज नहीं होगा, लेकिन अगर स्केलर का कुछ अपना मैग्नीट्यूड है तो वो चेंज होगा। बट द इंपॉर्टेंट थिंग इज नेचर ऑफ द क्वांटिटी will be different as that of given vector. Means let us suppose आपके पास एक a वेक्टर था और आप उस वेक्टर को मल्टीप्लाई करना चाहते हैं with some scalar s, तो जो नया वेक्टर आएगा b वेक्टर वो सिंपली हो जाएगा s टाइम्स a वेक्टर, ठीक है जी। लेकिन b वेक्टर के यूनिट्स डिफरेंट होंगे और a वेक्टर के यूनिट्स यहाँ पर डिफरेंट होंगे, क्योंकि s एक स्केलर है, उसके अपने भी यूनिट्स हैं। इसकी एक एग्जांपल लेते हैं, बहुत सिंपल है, आपने ऑलरेडी पढ़ा हुआ है। फोर्स इज इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन, न्यूटन सेकंड लॉ। इसमें एक्सेलरेशन वेक्टर है, मास स्केलर है, फोर्स भी एक वेक्टर है, तो इसका मतलब है कि जो रिजल्ट आया वो एक वेक्टर आता है। तो जो थर्ड पॉइंट है वो यहाँ पर ये है, द रिजल्ट विल बी ए वेक्टर। तो एक वेक्टर होता है और उसके यूनिट्स डिफरेंट हो जाते हैं, तो हम स्केलर को हमेशा किसी वेक्टर से मल्टीप्लाई कर सकते हैं। एक और एग्जांपल ले लेते हैं यहाँ पर। अगर हम वेलोसिटी को, विच इज ए वेक्टर, उसको टाइम से मल्टीप्लाई कर दे, वेलोसिटी को टाइम से मल्टीप्लाई कर दे, तो यू विल गेट डिस्प्लेसमेंट। ये भी आपने 9th क्लास में स्टडी किया हुआ है, डिस्प्लेसमेंट इज इक्वल टू वेलोसिटी इनटू टाइम। अगर ये स्केलर पॉजिटिव होगा, हमेशा स्केलर्स पॉजिटिव नहीं होते, नेगेटिव स्केलर्स भी होते हैं। फॉर एग्जांपल वर्क डन कैन बी नेगेटिव, वर्क डन कैन बी पॉजिटिव। अगर स्केलर नेगेटिव होगा तो इस रिजल्ट की डायरेक्शन इसके ऑपोजिट हो जाएगी ड्यू टू माइनस साइन। बट अगर ये स्केलर पॉजिटिव होगा तो इस रिजल्ट की डायरेक्शन गिवन वेक्टर वाली डायरेक्शन ही रहेगी। तो इस तरीके से हम एक वेक्टर को और एक स्केलर को मल्टीप्लाई कर सकते हैं। एक और एग्जांपल है, लीनियर मोमेंटम इज इक्वल टू मास इनटू वेलोसिटी। तो वेलोसिटी के यूनिट्स तो थे भाई मीटर पर सेकंड, मास के हो गए किलोग्राम, तो मोमेंटम के यूनिट्स बन जाएंगे किलोग्राम मीटर पर सेकंड। अगर यूनिट चेंज हो गए तो उसका मतलब है कि क्वांटिटी का जो नेचर है वो भी चेंज हो गया। तो इस तरीके से एक वेक्टर को एक स्केलर के साथ मल्टीप्लाई किया जा सकता है। चलो अब मैं आपको फटाफट एडिशन ऑफ वेक्टर्स करवा दूं, जो आज का मेन टॉपिक है। हाँ जी, एडिशन ऑफ वेक्टर्स। देखो, एडिशन ऑफ वेक्टर्स को हम ऐसे बोलते हैं टेक्निकल लैंग्वेज में, टू फाइंड रिजल्टेंट ऑफ वेक्टर्स। रिजल्टेंट ऑफ टू वेक्टर्स, ठीक है। पहले हम टू वेक्टर्स की बात करेंगे। हमें दो वेक्टर्स दे दिए गए, हमने उनका रिजल्टेंट फाइंड करना है। रिजल्टेंट जो होता है उसको हम ऐसे रिप्रेजेंट करते हैं आर वेक्टर से। और ये होता क्या है, रिजल्टेंट वो सिंगल वेक्टर होता है जो दोनों का नेट इफेक्ट दे मुझे। इट इज ए सिंगल वेक्टर विच प्रोड्यूसेस द इफेक्ट as that of given vectors। आपको दो वेक्टर्स दे दिए गए, उन दोनों ने जो नेट इफेक्ट प्रोड्यूस करना है, अगर हम उनको अलग अलग लगाएं, जो उन्होंने नेट इफेक्ट प्रोड्यूस करना है वो अकेला रिजल्टेंट हमें बता देता है। तो रिजल्टेंट वो सिंगल वेक्टर होता है, ठीक है। इसको समझने के लिए एग्जांपल करते हैं। एग्जांपल के तौर पे हम डिस्प्लेसमेंट की एग्जांपल लेते हैं। यहाँ पर लेट अस सपोज हमारे पास एक कार है, वी हैव ए कार, ठीक है। आप इसके अंदर बैठे हुए हो या कोई पर्सन इसके अंदर बैठे हुए हैं, और ये कार जो है अभी ए पॉइंट पर है, ठीक है। ये ए पॉइंट से ऐसे ट्रैवल करी और यहाँ बी पॉइंट पर पहुंच गई। जैसे यहाँ पे बी पॉइंट पर ये कार पहुंच गई, ठीक है। ओके, दिस इज पॉइंट बी। अब क्या हुआ कि हमने इसका डिस्प्लेसमेंट वेक्टर ड्रॉ करना है, तो हमने यहाँ ए पॉइंट से बी पॉइंट तक इसका डिस्प्लेसमेंट वेक्टर अगर हमने ड्रॉ करना है तो ऐसे एक एरो लगा दिया, ये इसका डिस्प्लेसमेंट वेक्टर है। दिस इज कॉल्ड S1, या इसको हम बोल देते हैं
पी वेक्टर, ठीक है। ये पी वेक्टर जो है ये फर्स्ट डिस्प्लेसमेंट हमें दे रहा है कार का। उसके बाद लेटर सपोज यही कार जो थी वो बी से भी स्टार्ट हुई और कोई इसने पाथ फॉलो किया और पाथ फॉलो करके ये यहाँ पर आ गई, ठीक है, ये ऐसे मुड़ के हाँ जी, तो पाथ फॉलो करके ये कार जो है अभी हमारे पास सी पॉइंट पर पहुंच गई। ठीक है, तो अभी यहाँ पर सी पॉइंट है, यहाँ पे मैं बना देता हूँ सी पॉइंट। तो अभी जो कार है सी पॉइंट पर आ गई, ठीक है, ओके। अब इसका डिस्प्लेसमेंट हमने क्या देखना है, बी से सी तक का डिस्प्लेसमेंट हमने कैसे बनाना है, हमने वैसे ही जैसे अभी हमने किया था, एक एरो यहाँ से यहाँ तक ऐसे ड्रॉ करना है। ये वाला जो एरो है दिस इज लेट अस सपोज क्यू वेक्टर, दिस इज सेकंड डिस्प्लेसमेंट वेक्टर ऑफ द कार। अब ये दो डिस्प्लेसमेंट वेक्टर्स हैं, पी वेक्टर और क्यू वेक्टर, इन दोनों ने नेट इफेक्ट क्या प्रोड्यूस किया कि कार ए पॉइंट से सी पॉइंट तक पहुंच गई है, ठीक है। अब बच्चों जो रिजल्टेंट वेक्टर होगा वो एक सिंगल वेक्टर होगा जो इसी पर्टिकुलर इफेक्ट के बारे में हमें बताएगा। तो वो जो सिंगल वेक्टर है उसको आपने कैसे ड्रॉ करना है, एक्चुअली ये स्टार्टिंग पोजीशन थी ऑब्जेक्ट की, ये फाइनल पोजीशन है ऑब्जेक्ट की, तो एक्चुअली ऑब्जेक्ट यहां से स्टार्ट होके यहां तक पहुंचा है, तो उसके कॉरस्पॉन्डिंग बच्चों जो वेक्टर बनेगा वो ये बनेगा, उसके कॉरस्पॉन्डिंग ये जो फाइनल डिस्प्लेसमेंट हुआ है, लेट मी ड्रॉ, ये जो फाइनल डिस्प्लेसमेंट हुआ है ये उसका वेक्टर है, तो दिस इज आर वेक्टर, ठीक है जी। तो मतलब यहाँ पर दिस इज रिजल्टेंट, जो हमें इन दोनों ने जो अलग अलग प्रोड्यूस किया है वो नेट इफेक्ट हमें बता रहा है, दिस इज कॉल्ड रिजल्टेंट वेक्टर। इस केस में हम उसको बोलेंगे रिजल्टेंट डिस्प्लेसमेंट। वेलोसिटी होगी तो हम बोलेंगे रिजल्टेंट वेलोसिटी। अब वेलोसिटी की एग्जांपल कैसे, फॉर एग्जांपल यहाँ पर एक ऑब्जेक्ट है हवा में, ठीक है, आपने उसको ऑब्जेक्ट को ऐसे लाइट ऑब्जेक्ट है ऐसे ग्राउंड पे फ्री फॉल करवा दिया, तो फ्री फॉल करवा दिया तो एक इसका वेलोसिटी वेक्टर v1 वेक्टर डाउनवर्ड डायरेक्शन में होगा, लेकिन हवा में आ रहा है वो ऑब्जेक्ट और उस टाइम बहुत तेज हवा चल रही है और उस हवा की जो डायरेक्शन है वो ये है हॉरिजॉन्टल, मैं बना के दिखाता हूं, तो इस डायरेक्शन में ऐसे हवा चल रही है, ठीक है। तो उस हवा की जो वेलोसिटी है वो इस डायरेक्शन में है v2 वेक्टर। मतलब इस ऑब्जेक्ट की दो वेलोसिटीज हो गई, एक तो वेलोसिटी डाउनवर्ड डायरेक्शन में है, दूसरी ये हवा कुछ फोर्स लगा रही है उसके कारण इसकी है कि ये हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी मिली, ठीक है। तो नेट वेलोसिटी किधर होगी, ऑब्जेक्ट किस डायरेक्शन में जाएगा, कैसे निकालते हैं हम, यहाँ पर इसके पैरेलल एक साइड बना लेते हैं और v2 के पैरेलल एक और साइड बना लेते हैं, ऐसे दो साइड्स बना ली, और जो रिजल्टेंट वेलोसिटी है वो इस स्टार्टिंग पॉइंट से इस डायरेक्शन में ऐसे इस तरफ होगी, तो इधर हमारे पास v नेट आएगी, उस v नेट को रिजल्टेंट वेलोसिटी बोला जाता है और वो हमें रिजल्टेंट देगा v1 और v2 का, ठीक है। तो ये मतलब एक फिजिकल एग्जांपल के अकॉर्डिंग मैंने समझाया। एक और देख लेते हैं, जैसे ये ब्लॉक है, एक मास है, इस ब्लॉक के ऊपर कुछ फोर्सेस लग रही हैं, एक फोर्स इधर लगी f1 वेक्टर, एक फोर्स इस डायरेक्शन में लगी f2 वेक्टर, ठीक है। अब ये ब्लॉक किस डायरेक्शन में जाएगा, तो क्या होगा, हम इस तरह से पैरेललोग्राम कंप्लीट कर लेंगे। यहाँ पे ये इसके पैरेलल मैंने एक साइड बना दी, इसके पैरेलल एक साइड बना दी, ये दो वेक्टर्स हैं जो इस O पॉइंट से स्टार्ट हो रहे हैं, तो इसी सेम पॉइंट से हम एक नया एरो बनाएंगे, वो जो नया वेक्टर है वो इस पैरेललोग्राम का डायगोनल होना चाहिए, एंड दैट गिव्स यू द नेट फोर्स। वो हमें बताएगा कि जो ऑब्जेक्ट है वो अल्टीमेटली किस डायरेक्शन में जाएगा, नेट फोर्स कितनी लगेगी, तो इसी को रिजल्टेंट बोला जाता है। अब उस रिजल्टेंट को फाइंड करना है, तो रिजल्टेंट को फाइंड करने का मतलब क्या है, ध्यान से सुनो, उस रिजल्टेंट को फाइंड करने का मतलब क्या है कि हमें इस आर वेक्टर का मैग्नीट्यूड फाइंड करना है कि इसके मैग्नीट्यूड का फॉर्मूला क्या होगा, और उसके साथ साथ हमें इस आर वेक्टर की डायरेक्शन भी फाइंड करनी है। तो ये दो चीज़ें कैसे बताई जाती हैं वो हमें देखना है कि कैसे हम पता करेंगे, ठीक है। चलिए, तो आर वेक्टर का मैग्नीट्यूड कैसे फाइंड करना है, उसके लिए हमें समझना पड़ेगा व्हाट इज एंगल बिटवीन वेक्टर्स, ठीक है। तो पहले मैं आपको एंगल बिटवीन वेक्टर समझाता हूँ, ध्यान से समझो, सेम डायग्राम में देखो एंगल बिटवीन वेक्टर्स क्या होता है। देखो यहाँ से मैंने एक वेक्टर जो था वो स्टार्ट किया, यहाँ पर फिनिश हो गया, तो दिस इज द डायरेक्शन ऑफ फर्स्ट वेक्टर, ये ऐसे मैंने इसको प्रोड्यूस कर दिया, डॉटेड लाइन लगा दी, दिस इज द डायरेक्शन ऑफ फर्स्ट वेक्टर, ऐसे जा रहा था, मैंने इसको प्रोड्यूस कर दिया, ये यहाँ से स्टार्ट हुआ, यहाँ फिनिश हुआ, दिस इज द डायरेक्शन ऑफ माई सेकेंड वेक्टर। तो इन दोनों डायरेक्शंस के बीच में जो एंगल होता है, ये बाहर वाला एंगल, दिस थीटा इज कॉल्ड एंगल बिटवीन वेक्टर्स। इस डायरेक्शन में तो v1 की डायरेक्शन ये डाउनवर्ड है, जिधर एरो है उधर डॉटेड लाइन ऐसे इमेजिन करो, और ये v2 की डायरेक्शन है, तो इन दोनों में जो एंगल थीटा है, इन दोनों डायरेक्शंस में जिधर एरो जा रहे हैं उन डायरेक्शंस में जो एंगल थीटा है दैट इज एंगल बिटवीन टू वेक्टर्स। सिमिलरली यहाँ पर f1 की ये डायरेक्शन है,
F2 की ये डायरेक्शन है, तो ये वाला एंगल थीटा, ये वाला जो एंगल थीटा है, दिस इज एंगल बिटवीन वेक्टर्स। और इस डायग्राम में ये वाला थीटा और ये वाला थीटा दोनों सेम ही होंगे, क्योंकि ये दोनों साइड्स पैरेलल हैं और ये एक लाइन इनको कट करके जा रही है, तो ये दोनों थीटा सेम ही होंगे, चाहे बार बना दे और चाहे यहाँ बना दे, बनाना पड़ेगा जब हम रिजल्टेंट निकालेंगे। तो जो एंगल बिटवीन टू वेक्टर्स होता है, दैट इज एक्चुअली द एंगल बिटवीन देयर डायरेक्शंस। तो एरो का ध्यान रखना है, जिधर एरो जा रहा है उधर इमेजिन करना है, इधर इमेजिन करना है, उन दोनों डायरेक्शंस में हमें एंगल फाइंड करना है। हम ये अंदर वाला एंगल नहीं बना सकते थीटा, गलत हो जाएगा, इसका ध्यान रखना। तो आउट इसमें एक्सटर्नल एंगल बनेगा। अब बच्चे, पहले रिजल्टेंट का मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन को निकालने से पहले हम एक दो लॉज हैं जिनको अभी मैंने अप्लाई किया है और बताया नहीं आपको, उन दोनों लॉज के बारे में बात करेंगे, फिर हम फटाफट इसका डायरेक्शन और मैग्नीट्यूड फाइंड कर लेंगे। तो जो फर्स्ट लॉ है, दैट इज कॉल्ड ट्रायंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन। यहां से समझ लो ध्यान से, यहां लगा हुआ है ट्रायंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन। मैंने एग्जांपल से आपको एक्चुअली ये लॉ समझाया। अब ये लॉ क्या बोलता है, ध्यान से समझना। ये कहता है कि वी कैन रिप्रेजेंट टू वेक्टर्स बाय द टू एडजेसेंट साइड्स ऑफ ए ट्रायंगल। ये पहला वेक्टर पहली साइड होगी ट्रायंगल की, दूसरा वेक्टर दूसरी साइड होगी ट्रायंगल की। तो व्हेन वी रिप्रेजेंट टू वेक्टर्स बाय टू एडजेसेंट साइड्स ऑफ ए ट्रायंगल टेकन इन सेम ऑर्डर। अब ये टेकन इन सेम ऑर्डर क्या हुआ, टेकन इन सेम ऑर्डर का मतलब है कि पहले वेक्टर के हेड पे दूसरे की टेल चाहिए। कैसे, मैं बताता हूं बना के दोबारा से। जैसे मान लो ये एक वेक्टर था, कोई ए वेक्टर, और ये जो दूसरा बी वेक्टर है वो ट्रायंगल की दूसरी साइड बनानी है ना आपको, लेकिन इसके हेड से स्टार्ट करना है उसको। दिस इज बी वेक्टर, इसको बोलते हैं टेकन इन सेम ऑर्डर। तो अगर हम इस तरह से ट्रायंगल की दो साइड से रिप्रेजेंट कर दे दो वेक्टर को बाय द टू एडजेसेंट साइड्स ऑफ ट्रायंगल, इफ वी रिप्रेजेंट टू वेक्टर्स, देन द थर्ड साइड, द क्लोजिंग साइड, जैसे यहाँ पर ये आर वेक्टर जो था वो थर्ड साइड है ट्रायंगल की, ट्रायंगल नजर आ रहा है ना, तो दिस थर्ड साइड गिव्स यू द रिजल्टेंट ऑफ दीज टू वेक्टर्स। तो वो जो थर्ड साइड है वो ये बन जाएगी, दिस इज रिजल्टेंट ऑफ दीज टू वेक्टर्स बट टेकन इन ऑपोजिट ऑर्डर। ऑपोजिट ऑर्डर का मतलब है कि इसका स्टार्ट हमने इसके हेड से नहीं किया, पिछले वाले वेक्टर के हेड से नहीं किया, हमने इनिशियल पॉइंट जो रखा इस वेक्टर का जो स्टार्ट है वो फर्स्ट वेक्टर की टेल से करना है। या ऐसे भी आप इमेजिन कर सकते हैं, देखो अगर हम यहाँ डॉट लगा दें तो ये दोनों वेक्टर एंटी क्लॉकवाइज जा रहे हैं और ये ऊपर वाला वेक्टर जो है वो क्लॉकवाइज जा रहा है, इसको बोलते हैं टेकन इन ऑपोजिट ऑर्डर। तो दिस इज द स्टेटमेंट ऑफ ट्रायंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन कि जब भी हम ट्रायंगल्स की दो साइड से किसी दो वेक्टर्स को रिप्रेजेंट करेंगे, दोनों साइड्स को सेम ऑर्डर में लेना है, दोनों वेक्टर्स को सेम ऑर्डर में लेना है, तब जो थर्ड साइड है उसी ट्रायंगल की, दैट विल गिव्स यू द रिजल्टेंट ऑफ दीज टू वेक्टर्स। तो ये स्टेटमेंट हो गई। दूसरा लॉ होता है पैरेललोग्राम। पैरेललोग्राम लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन, ये मैंने यहां पे समझाया आपको। ये जो दो एग्जांपल्स हमने करी हैं वहां पैरेललोग्राम ही लग रहा है। देखो हमने पैरेललोग्राम कंप्लीट किया, यहाँ पर भी पैरेललोग्राम कंप्लीट किया। ये एक्चुअली तब लगाया जाता है ये वाला लॉ जब दोनों वेक्टर्स एक ही पॉइंट से स्टार्ट हो रहे होते हैं। सच वेक्टर्स आर कॉल्ड को इनिशियल वेक्टर्स। को इनिशियल मतलब एक ही पॉइंट से स्टार्ट हो रहे हैं तो को इनिशियल वेक्टर्स। तो को इनिशियल वेक्टर्स के लिए बच्चों हम पैरेललोग्राम लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन लगाते हैं। वो क्या बोलता है, वो कह रहा है वी कैन रिप्रेजेंट द टू वेक्टर्स बाय द टू एडजेसेंट साइड्स ऑफ ए पैरेललोग्राम। एक लाइन है और ड्रॉन फ्रॉम द सेम पॉइंट, ये भी इंपॉर्टेंट है। ये दोनों साइड्स कैसे ड्रॉ करनी है, ड्रॉन फ्रॉम द सेम पॉइंट, देन द रिजल्टेंट इज गिवन बाय द डायगोनल ऑफ द पैरेललोग्राम एंड इट इज ऑल्सो ड्रॉन फ्रॉम द सेम पॉइंट। ठीक है, तो ये इसकी स्टेटमेंट है। मैं ये कह रहा हूं पैरेललोग्राम लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन को क्या बोलता है वो, उसमें ये बोलता है कि भाई अगर हम दो वेक्टर्स को पैरेललोग्राम की दो साइड से रिप्रेजेंट कर लें, जो दोनों साइड्स एक ही पॉइंट से ड्रॉ करी गई हैं, तो उस केस में जो उसी पैरेललोग्राम का डायगोनल होगा वो हमें रिजल्टेंट देगा। डायगोनल भी सेम पॉइंट से ही ड्रॉ किया जाएगा। ठीक है, तो इस केस में ये रिजल्टेंट बन गया और इस केस में ये रिजल्टेंट बन गया। ठीक है, अब रिजल्टेंट के मैग्नीट्यूड का मतलब है हमें ये लेंथ फाइंड करनी है इन टर्म्स ऑफ पी, क्यू और थीटा, ये चीजें हमें पता होंगी। और रिजल्टेंट की डायरेक्शन का मतलब क्या है, हमें क्या फाइंड करना है, रिजल्टेंट की डायरेक्शन को ना हम इस एंगल से फाइंड करते हैं, बीटा से। ये एंगल हम बना देते हैं दोनों में से किसी भी एक वेक्टर के साथ, जैसे पी वेक्टर के साथ हमने मान लिया कि भी रिजल्टेंट बीटा एंगल बना रहा है, तो बीटा का फॉर्मूला अगर हम लिख लेंगे तो हमें पता चल जाएगा भाई कि इसकी डायरेक्शन क्या है। पी की डायरेक्शन तो पहले से पता होती है, तो बीटा निकाल लो। अगर मान लो 30 डिग्री आ गया बीटा, तो आप बता सकते हो कि रिजल्टेंट पी वेक्टर के साथ 30 डिग्री बना रहा है।
यहाँ पर भी बीटा बनाना है, तो रिजल्टेंट का हम किसी एक वेक्टर के साथ एंगल मान लेते हैं बीटा। ऊपर भी मान सकते थे, नीचे भी मान सकते हैं, जनरली यहाँ मानते हैं। तो उस बीटा को अगर आप फाइंड कर लोगे किसी फॉर्मूले से तो आपको रिजल्टेंट की डायरेक्शन भी पता लग जाएगी। यहाँ पर भी ये रिजल्टेंट है, तो आप किसी भी दोनों के साथ किसी के साथ भी बीटा मान सकते हैं और उसके विद रिस्पेक्ट टू आप बता सकते हैं कि भाई इतने एंगल पर V2 के विद रिस्पेक्ट टू इतने एंगल पर रिजल्टेंट जा रहा है। तो ये सारी कहानी है एडिशन ऑफ वेक्टर्स की। अब फटाफट डेरिवेशन कर लेते हैं, बहुत आसान है। ठीक है, तो एक्सप्रेशन 4 मैग्नीट्यूड ऑफ रिजल्टेंट एंड डायरेक्शन ऑफ आर वेक्टर। ठीक है, ये अभी हमें करना है। डायरेक्शन ऑफ आर वेक्टर कैसे निकालेंगे, ये दोनों चीजें हमें निकालनी है। ये दोनों चीजें हमें फाइंड करनी है इन टर्म्स ऑफ ए बी छोड़ देते हैं, पी क्यू ले लेते हैं, पी क्यू एंड थीटा। तो ये तीन चीजें हमें पता होंगी। हमें पता होगा पी वेक्टर का मैग्नीट्यूड कितना है, ये मैग्नीट्यूड्स हैं सारे। पी वेक्टर का मैग्नीट्यूड हमें पता होगा, क्यू का मैग्नीट्यूड पता होगा और थीटा पता होगा। तो इसमें हमें इन पैरामीटर्स में रिजल्टेंट का फॉर्मूला लिखना है। ठीक है, तो कैसे लिखेंगे, बहुत आसान है। लेट अस सपोज दिस इज पी वेक्टर एंड दिस इज क्यू वेक्टर। ठीक है, ये दो वेक्टर्स हैं मेरे पास। अभी ट्रायंगल ऑफ वेक्टर एडिशन बोलता है कि जो रिजल्टेंट होगा दैट विल बी गिवन बाय दिस थर्ड साइड क्लोजिंग साइड टेकन इन ऑपोजिट ऑर्डर। दिस इज रिजल्टेंट आर वेक्टर। और लेट अस सपोज इन दोनों में जो एंगल है ये वाला एंगल बनेगा थीटा एंगल। तो एंगल कौन सा लेना होता है, इसकी डायरेक्शन में और इसकी डायरेक्शन में। तो डायरेक्शंस देखो कैसे हैं, उस हिसाब से थीटा एंगल लेना है। ये थीटा एंगल है। ठीक है, ओके, हमें ये आर फाइंड करना है। तो क्या करेंगे, हम यहां से ऐसे परपेंडिकुलर ड्रॉ करेंगे। इस पॉइंट से वी कैन ड्रॉ परपेंडिकुलर ऑन दिस लाइन। ठीक है, और यहाँ पॉइंट्स को नाम दे देते हैं ए बी सी, और यहाँ हम इसको डी बोल देते हैं, सी डी इज परपेंडिकुलर। तो ये हमारी सिचुएशन है बच्चों। ठीक है, अब आपको ये राइट एंगल ट्रायंगल नजर आ ही रहा है। इसमें आपने इस आर की लेंथ को फाइंड करना है। मीन्स आपने बेसिकली ये हाइपोटेन्यूज फाइंड करना है ऑफ ट्रायंगल ए डी सी। तो आर वेक्टर को लिखने के लिए आर वेक्टर का मैग्नीट्यूड अगर आपने लिखना है, मैग्नीट्यूड का मतलब होता है लेंथ, ये कितनी है साइड की लेंथ। ठीक है, तो उसको लिखने के लिए वी कैन राइट बाय पाइथागोरस थ्योरम ए डी स्क्वेयर, क्योंकि ये बेस बन गया हमारा, प्लस सी डी स्क्वेयर क्योंकि ये परपेंडिकुलर बन गया हमारा। ठीक है बच्चों, तो ये हमारे पास आर वेक्टर का आंसर है। बस अभी इसमें पैरामीटर्स पुट करने हैं हमें। ठीक है, सी डी और ए डी दोनों फाइंड करेंगे। देखो ए डी जो है बच्चे वो एक्चुअली ए बी तक हमें पता है, ए बी लिख लेंगे अलग से, प्लस बी डी ऐसे लिख लेंगे इसको। ठीक है, ये रहा, ऐसे लिख लिया, प्लस सी डी ये वाला जो परपेंडिकुलर है इसको भी अभी ऐसे ही लिख लेते हैं। इसकी अभी वैल्यूज फाइंड करते हैं। तो ये हमारे पास जो है इसको हमने सॉल्व करना है, वैल्यूज इसमें ए बी और पी क्यू एंड थीटा इसमें लेके आना है, हमारे पास आंसर आ जाएगा। लेकिन अगर हमने सेम चीज को पैरेललोग्राम लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन से करना होता तो कैसे करते। दोबारा से डायग्राम बना रहा हूं यहां पर, क्योंकि सेम है एक्चुअली, डेरिवेशन सेम है, जस्ट डायग्राम्स का डिफरेंस है। देखो उसमें हमारे पास ये था ए बी वेक्टर, ए से लेके बी तक, जिसको हमने बोला पी वेक्टर, ये पहला वेक्टर है। अब उस केस में बच्चे जो दूसरा वेक्टर होता है ना क्यू वेक्टर, मैंने बोला को इनिशियल होते हैं, तो वो स्टार्ट यहां से करना है। आपने यहां से नहीं स्टार्ट करना, पैरेललोग्राम लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन के डेरिवेशन में आपने इसी पॉइंट से स्टार्ट करना है, को इनिशियल वेक्टर्स बनाने हैं। तो ये हमारे पास उसके बिल्कुल पैरेलल बनाया मैंने, सेम ही डायग्राम बना रहा हूँ। ये हमारे पास जो है ये वाली साइड, दिस इज क्यू वेक्टर। ठीक है जी, ये क्यू वेक्टर है। अब पैरेललोग्राम लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन बोलता है इसके पैरेलल एक साइड बना लो, ये बना ली मैंने, ये वाली बिल्कुल जितना पी है उतना लेना है और ये इसके पैरेलल बना ली। ठीक है, तो अगर ये पी वेक्टर है ये भी पी वेक्टर ही होगा, क्योंकि जब दोनों की डायरेक्शन भी सेम है, लेंथ भी सेम है, तो दोनों सेम ही वेक्टर हुए ना। और क्यू के सामने दूसरी साइड बना लो, ये वाली,
ये हमारे पास क्यू वेक्टर ही होगा, इसके पैरेलल है। तो इस केस में जो रिजल्टेंट है दैट इज गिवन बाय दिस डायगोनल ऑफ द पैरेललोग्राम आर वेक्टर। ओके, अब थीटा की बात करें, इनमें एंगल थीटा कौन सा बनाना है, तो ये इन दोनों में एंगल थीटा था, कंप्लीट एंगल क्यू और पी में, लेकिन ये वाला एंगल इसके बराबर ही तो है। यहाँ पर ये कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स बनते हैं ना, ये दो पैरेलल लाइंस, ये ट्रांसवर्सल, तो ये थीटा दोनों सेम है। अब जैसे यहाँ पर परपेंडिकुलर फेंका, ये सी पॉइंट ही मान लेते हैं सेम, वैसे ही यहाँ पर भी परपेंडिकुलर फेंक देते हैं, ये डी पॉइंट आ गया हमारे पास, ठीक है। तो वही ट्रायंगल बन गया सेम ए डी सी, यहाँ पर भी वही है ए डी सी। तो वी कैन राइट हेयर फ्रॉम ट्रायंगल ए डी सी, मतलब डायग्राम आप डिफरेंट बनाएंगे, आपको एग्जाम में जो भी पूछा जाएगा उसके अकॉर्डिंग, बट डेरिवेशन सेम है। चलो अब ए बी लिखते हैं। ए बी किसके बराबर है, ए बी पी के बराबर है। यहां से लेकर यहां तक जो लेंथ है वो पी का मैग्नीट्यूड है, उसको आप ऐसे लिखेंगे, प्लस बी डी, ये चीज किसके बराबर है, ये चीज। तो उसके लिए हम क्या करते हैं, यहाँ साइड पे आ जाते हैं, दोनों डायग्राम्स में से आप देख सकते हो। तो फ्रॉम ट्रायंगल बी सी डी हमें सी डी फाइंड करना है। तो सी डी इज परपेंडिकुलर एंड बी सी इज हाइपोटेन्यूज। परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेन्यूज इज साइन ऑफ थीटा, ट्रिग्नोमेट्री लगा दी। तो सी डी इज, ये बी सी वाली जो साइड है वो क्यू के बराबर है, उसकी लेंथ क्यू के बराबर है, तो ये बन गया क्यू साइन थीटा, ये सी डी की वैल्यू आ गई। सिमिलरली अगर हम बेस ले लें, बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज विच इज बी डी इज बेस ऑफ दिस ट्रायंगल एंड हाइपोटेन्यूज इज अगेन बी सी इज इक्वल टू कॉस थीटा। तुम्हें पता है ना, बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज इज कॉस थीटा। तो बी डी साइड आपको चाहिए थी, तो बी डी इज बी सी टाइम्स कॉस थीटा एंड बी सी इज क्यू, बी सी की लेंथ क्यू के बराबर है कॉस थीटा। तो ये दोनों चीज़ें हमें मिल गई, इनको बॉक्सेस में लिख लेते हैं, ये इंपॉर्टेंट है। ये एक चीज़ हमें चाहिए थी और एक ये साइड चाहिए थी, ठीक है। अब दोनों को यहाँ पुट करेंगे, तो बी डी की जगह आ गया बच्चों, बी डी की जगह आ गया क्यू कॉस थीटा, ये मैंने ऐसे लगा दिया स्क्वायर, प्लस सी डी की जगह आ गया क्यू साइन थीटा, इसका स्क्वायर। इसको थोड़ा सिंप्लीफाई करेंगे तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, ये हमारे पास फॉर्मूला बन गया a प्लस बी का होल स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा। तो ये हमारे पास इक्वेशन आ गई। इसमें देखो ये वाली दो टर्म्स जो हैं, इनमें से क्यू स्क्वायर कॉमन आएगा और ब्रैकेट के अंदर रहेगा कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा विच इज 1। तो वो मैं ऐसे लिख रहा हूँ भी पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर, ब्रैकेट के अंदर आएगा कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा, लेकिन वो 1 है, मैं दोबारा नहीं लिख रहा, 2pq cos थीटा। तो दिस इज द फॉर्मूला फॉर द मैग्नीट्यूड ऑफ रिजल्टेंट। ये फॉर्मूला हमने लगाना है। इसमें यहाँ स्क्वायर चाहिए था क्योंकि पाइथागोरस थ्योरम के अकॉर्डिंग हाइपोटेन्यूज स्क्वायर इज इक्वल टू परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर, स्क्वायर चाहिए था। तो आर हमने यहाँ पे निकालना है अंडर रूट पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर प्लस 2pq cos थीटा। तो ये फॉर्मूला हमारे पास रिजल्टेंट का फॉर्मूला आ गया, ठीक है। ये मैग्नीट्यूड का फॉर्मूला आया। अभी डायरेक्शन निकालने के लिए बच्चों, जैसे मैंने बताया कि हम एक एंगल खुद से कंसिडर करते हैं, वो एंगल ये मान लेते हैं बीटा। इस डायग्राम में ये बन जाएगा बीटा, इस डायग्राम में यहाँ बन जाएगा बीटा। इस बीटा को फाइंड करना है। तो अभी देखो फिर से सेम राइट एंगल ट्रायंगल ए डी सी, ठीक है। तो डायरेक्शन के लिए फ्रॉम ट्रायंगल ए डी सी अगर हम टेंजेंट बीटा लिखें, टेंजेंट बीटा, तो टेंजेंट बीटा इज परपेंडिकुलर विच इज सी डी बाय बेस विच इज ए डी। तो सी डी की वैल्यू हमारे पास ये है विच इज क्यू साइन थीटा, और जो हमारे पास ए डी है उसकी वैल्यू है पी प्लस क्यू कॉस थीटा। देखो ना, ए डी की वैल्यू यहाँ तक P था और ये बी डी हमने कितना निकाला अभी, वो हमने निकाला है क्यू कॉस थीटा, और ये वाली साइड हमने कितनी निकाली है, वो हमने निकाली है क्यू साइन थीटा, ठीक है। तो वही जस्ट मैंने पुट कर दिया। तो ये टेंजेंट बीटा का फॉर्मूला हमारे पास आ गया। इसमें भी हम क्यू थीटा और P सब्स्टिट्यूट कर देंगे, हमारे पास एंगल आ जाएगा, ठीक है। तो ये रिजल्टेंट की डायरेक्शन यहाँ से पता चल जाएगी और रिजल्टेंट का मैग्नीट्यूड इस फॉर्मूले से पता चल जाएगा। तो लेट अस गो टू द नेक्स्ट शीट।
तो अभी ये समझ आया, थोड़ा डायग्राम्स बनाते हैं। मान लो ये हमारे पास ए वेक्टर है, ये हमारे पास बी वेक्टर है, और इन दोनों में ये एंगल थीटा है, तो जो रिजल्टेंट होगा वो ये होगा ऐसे। दिस इज द रिजल्टेंट वेक्टर। और इस रिजल्टेंट का अगर अभी मुझे फॉर्मूला लिखना है तो आई विल राइट अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab कॉस थीटा। और अगर मुझे इसकी डायरेक्शन बतानी है तो मैंने बीटा एंगल मान लेना ए के साथ, तो टेंजेंट बीटा होगा, देखो जिसके साथ आपने एंगल माना वो यहाँ पे आएगा वेक्टर, दूसरा वाला जो वेक्टर है वो ऊपर जाएगा। तो ए जैसे यहाँ पे आ गया, ए प्लस ऊपर रहेगा बी साइन थीटा विच इज परपेंडिकुलर, एंड यहाँ होगा बी कॉस थीटा। तो इस तरह से फॉर्मूले को आपको लिखना आना चाहिए अकॉर्डिंग टू द डायग्राम। अगर मान लो ये दो वेक्टर्स थे, एक वेक्टर उसने बोल दिया इस तरफ है जी ए वेक्टर और दूसरा वेक्टर यहाँ पे बना दिया बी वेक्टर, हमें इन दोनों का रिजल्टेंट निकालना है। तो हम पहले बी वेक्टर को यहाँ से डिस्प्लेस करके यहाँ लगाएंगे अगर आपने ट्रायंगल लॉ लगाना है। अगर आपने पैरेललोग्राम लॉ वेक्टर एडिशन लगाना है तो हम यहाँ लगा सकते हैं। तो बी वेक्टर को वहाँ से उठाया, यहाँ लगा दिया, बिल्कुल उसके पैरेलल और सेम डायरेक्शन रखी मैंने, और ये मेरा बी वेक्टर बन गया। तो अभी रिजल्टेंट दोनों में एंगल थीटा ये हो गया। तो रिजल्टेंट हम ऐसे पैरेललोग्राम ऐसे ड्रॉ करके ऐसे पैरेललोग्राम कंप्लीट करके वी कैन फाइंड कि भाई ये जो डायगोनल है दिस विल गिव यू द रिजल्टेंट। फॉर्मूला सेम रहेगा, ठीक है। अब इसके कुछ स्पेशल केसेस हैं, तो वो जो स्पेशल केसेस हैं वो बहुत इंपॉर्टेंट हैं, कभी कभी डायरेक्टली हमारी हेल्प कर देते हैं। जैसे मान लो अगर ये दोनों वेक्टर सेम डायरेक्शन में होते जो अभी हमने लिए थे, मान लो ए वेक्टर इधर है और बी वेक्टर भी सेम डायरेक्शन में ही है, ठीक है। इन दोनों का रिजल्टेंट फाइंड करना बच्चों। तो अगर आप डायग्रामेटिकली फाइंड करना चाहते हो तो आपको यहाँ से स्टार्ट करना है रिजल्टेंट वेक्टर और यहाँ फिनिश करना है। तो मैं जस्ट इसके पैरेलल यहाँ बना देता हूँ, ये इसका रिजल्टेंट होगा, सिंपल सी बात है। अब डायग्राम देख के पता चल रहा है कि इसकी लेंथ a प्लस बी के बराबर होगी और इसकी डायरेक्शन भी वही होगी जिधर a और b हैं, देख के पता चल रहा है ना। लेकिन मैथमेटिकली यहाँ से भी ये चीज़ आ जाएगी, कैसे? क्योंकि अभी a और b में जो थीटा एंगल है वो 0 डिग्री है। जब दोनों की डायरेक्शन सेम है तो एंगल थीटा 0 है। तो रिजल्टेंट का फॉर्मूला देखो ये वाला, इसमें थीटा 0 पुट करेंगे, cos 0 आ जाएगा, cos 0 इज 1। तो cos 0 जब 1 आएगा तो हमारे पास ये इक्वेशन बनेगी a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। तो दिस इज एक्चुअली होल स्क्वायर ऑफ a प्लस बी होल स्क्वायर अंडर रूट, ये दोनों कट गए। तो देखो रिजल्टेंट का मैग्नीट्यूड a और b के मैग्नीट्यूड्स के सम के बराबर आ गया। सेम डायरेक्शन में अगर दो वेक्टर्स होंगे तो ऐसे आप डायरेक्टली लिख सकते हैं। और एंगल भी देख लो, टेंजेंट बीटा, यहाँ पुट करेंगे b साइन 0, नीचे पुट करेंगे a प्लस बी कॉस 0। अब साइन 0 0 हो गया तो ये भी 0 हो गई सारी टर्म। तो जब बीटा 0, टेंजेंट बीटा 0 कहाँ होता है? बीटा 0 पे। तो एंगल जब 0 होता है तभी टेंजेंट की वैल्यू 0 होती है। ये भी टेंजेंट वालों को पता होगा जिन्होंने टेंजेंट पढ़ा हुआ है, ठीक है। तो ये हमें पता चल गया भाई कि इस तरह से अगर दो वेक्टर सेम डायरेक्शन में हुए तो उनका रिजल्टेंट सम ऑफ द मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर्स होगा और उनका जो डायरेक्शन है दैट विल बी सेम एज दैट ऑफ गिवन वेक्टर्स। ऐसे ही हमारे पास एक और केस है, सेकेंड केस। हाँ, ये है हमारे पास एक ए वेक्टर और जो बी वेक्टर है वो हमने यहाँ से अभी मान लो स्टार्ट करना है। स्टार्ट हमने सेकंड वेक्टर को ना पहले की हेड से ही करना है। तो बी वेक्टर यहाँ से स्टार्ट किया मैंने इधर, लेकिन उसकी डायरेक्शन ऑपोजिट है। तो इन दोनों में अगर हम थीटा की बात करें तो थीटा होगा 180 डिग्री, ठीक है। दोनों में एंगल कितना है? 180 डिग्री। अब डायग्राम देख के अगर रिजल्टेंट बनाना हो तो क्या करना होता है? पहले वेक्टर की टेल से दूसरे वेक्टर के हेड तक, मतलब ये ग्रीन वाला एक्चुअली रिजल्टेंट है। अब आप देख के बता दो डायग्राम की इसका मैग्नीट्यूड कितना है। तो इसकी लेंथ जो है वो टोटल वाला जो ए वेक्टर था पिंक वाला माइनस बी वेक्टर होगी और इसकी डायरेक्शन तो सेम ही है, ए और बी वाली, ए वाली है ना। तो इस चीज़ को भी हम प्रूफ कर देते हैं, बहुत आसान है। तो देखो रिजल्टेंट के फॉर्मूले में थीटा 180 पुट करो, यहाँ हमारे पास थीटा 180 पुट करेंगे तो कॉस थीटा -1 आएगा। मैं यहाँ लिख ही देता हूँ, cos 180 हो जाएगा विच इज़ -1। तो यहाँ बन जाएगा -2ab और इसको सॉल्व करेंगे, दिस इज a माइनस बी का होल स्क्वायर
और इसको सॉल्व करेंगे तो ये a माइनस बी आ गया। ठीक है, तो बड़े वाले वेक्टर में से छोटे वाला माइनस करना है, तो रिजल्टेंट का मैग्नीट्यूड आपके पास आ जाएगा। और डायरेक्शन टेंजेंट बीटा, उसमें साइन 180 रहेगा, b साइन 180, तो साइन 180 इज ऑल्सो 0, साइन 180 इज ऑल्सो 0, तो इस फिर से 0 आ गया, तो बीटा इज अगेन 0। बीटा 0 होने का मतलब क्या है कि रिजल्टेंट की डायरेक्शन भी वही है जो a वेक्टर की डायरेक्शन थी। ठीक है, तो ये दूसरा केस है। थर्ड केस बहुत इजी है, उसको हम करते हैं नेक्स्ट शीट पे। थर्ड केस ये है कि अगर दोनों वेक्टर्स अगर परपेंडिकुलर हुए, फिर तो पाइथागोरस डायरेक्टली लग जाएगी, टेंशन ही नहीं है कोई। ये a वेक्टर, ये b वेक्टर, दोनों एक दूसरे के परपेंडिकुलर, तो रिजल्टेंट क्या हुआ, एंगल बना 90 डिग्री, रिजल्टेंट हुआ ये, तो थीटा इज 90, तो cos 90 इज 0। तो जो रिजल्टेंट वाला फॉर्मूला है उसमें a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab cos 90, तो cos 90 तो 0 है, ये टर्म 0 हो गई, तो सिंपली आ गया पाइथागोरस से a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। तो देखो वही तो आ गया, परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर इज r। ठीक है ना, तो ये वही बन गया, जैसे आप पाइथागोरस लगाते हो डायरेक्टली लगा दो। एंगल निकालना है बीटा एंगल, तो टेंजेंट बीटा यहाँ पे किसके बराबर होता है, टेंजेंट बीटा होता है परपेंडिकुलर सामने वाला बाय बेस, परपेंडिकुलर मतलब b और बेस इज a। ऐसे डायरेक्टली लिख दो डायग्राम से, चाहे आप वो फॉर्मूला ले लो, उसमें साइन 90 पुट करोगे 1 आएगा, नीचे cos 90 पुट करोगे 0 आ जाएगा। तो ये रिजल्टेंट के स्पेशल केसेस हैं, ये एग्जाम में ना 5 नंबर में क्वेश्चन आता है ये वाला। चलो लास्ट टॉपिक कि अगर आपको पूछा जाए कि हाउ यू कैन सब्ट्रैक्ट टू वेक्टर्स, सब्ट्रैक्शन ऑफ टू वेक्टर्स। देखो मान लो आपको डायग्राम दिया गया, ये a वेक्टर है जी, इस a वेक्टर के साथ यहाँ पर एक b वेक्टर है जो उसके कॉरस्पॉन्डिंग, जो a के साथ थीटा एंगल बना रहा है। हमें अभी a में b को ऐड नहीं करना, हमें अभी a में से b को सब्ट्रैक्ट करना है, ये हमारी टास्क है। तो मीन्स अभी जो आप रिजल्टेंट फाइंड करना चाहते हैं वो आप फाइंड करना चाहते हैं a वेक्टर माइनस b वेक्टर का, दोनों को आपने सब्ट्रैक्ट करना है। देखो इसको ऐसे लिख सकते हैं a वेक्टर प्लस माइनस b वेक्टर, मतलब हम a वेक्टर और माइनस b वेक्टर का अगर रिजल्टेंट निकाल लें तो उसका यही मतलब है कि हमने इन दोनों को सब्ट्रैक्ट कर दिया। ठीक है, अब a और माइनस b का रिजल्टेंट कैसे निकालें, हमें तो a और b दिया गया है, लेकिन रिजल्टेंट किसका निकालना है इस केस में, a और माइनस b का। तो हम क्या करते हैं, हम यहीं पर माइनस b वेक्टर ड्रॉ करते हैं। वो कैसे ड्रॉ होता है, देखो अगर मान लो ये आपका है s वेक्टर, तो माइनस s वेक्टर जस्ट ये होता है। ठीक है, उसके ऑपोजिट, देखो जैसे मान लो ये आपका है s वेक्टर, आपको बोला जाए माइनस s वेक्टर कौन सा होगा, मीन्स उसका नेगेटिव वेक्टर, तो उसका नेगेटिव वेक्टर मतलब सेम लेंथ होनी चाहिए बट डायरेक्शन ऑपोजिट होनी चाहिए। चाहे इसको यहाँ ड्रॉ कर दो, चाहे आप यहाँ से ड्रॉ कर दो, कहीं से भी ड्रॉ कर दो, वो कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो ये माइनस एस वेक्टर है दोनों, ठीक है, और ये एस वेक्टर है। सेम चीज़ हमने यहाँ करनी है, अभी हमने माइनस बी वेक्टर बनाना है, तो दिस इज योर बी वेक्टर और माइनस बी वेक्टर इसके ऑपोजिट डायरेक्शन में आएगा यहाँ पे ऐसे, और इसकी भी लेंथ बी वाली होनी चाहिए, दिस इज माइनस बी वेक्टर। अब यहाँ से ट्रायंगल ऑफ वेक्टर एडिशन आपने लगाना है, वो इस ट्रायंगल में लगाना है। इस ट्रायंगल के जो दो वेक्टर्स हैं उसमें से एक ये है ए वेक्टर, दूसरा है माइनस बी वेक्टर। तो इस ट्रायंगल पे अगर आप वो लगाएंगे ट्रायंगल ऑफ वेक्टर एडिशन, तो दिस इज योर क्लोजिंग साइड, ये दोनों सेम ऑर्डर में आ गए, दिस इज क्लोजिंग साइड, दिस इज योर रिजल्टेंट। तो ये हमारे पास डायग्रामेटिकली हो गया। अब इसका फॉर्मूला भी लिखना है, तो फॉर्मूला कैसे लिखें, ध्यान से देखो। अगर ये वाला एंगल थीटा है और ये एक स्ट्रेट लाइन है, तो ये एंगल कितना होगा, ये होगा 180 डिग्री माइनस थीटा। मीन्स इफ थीटा इज एंगल बिटवीन गिवन a and b vector, then angle between a vector and minus b vector is 180 डिग्री माइनस थीटा।
तो ये हमने डायग्रामेटिकली देख लिया। अब रिजल्टेंट वाले फॉर्मूले में हमने क्या करना है, जहाँ थीटा था वहाँ 180 माइनस थीटा पुट करना है। ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab cos 180 डिग्री माइनस थीटा। इसको सॉल्व करेंगे। cos 180 माइनस थीटा पता कितना होता है? cos 180 डिग्री माइनस थीटा जो होता है बच्चों वो माइनस cos थीटा होता है। ये एक आइडेंटिटी मैथ्स की याद रखना, ट्रिग्नोमेट्री की। ओके, तो यहाँ पुट कर देंगे उसको, तो आ जाएगा तो ये हमारे पास जो है r, ये रिजल्टेंट नहीं है, ये सब्ट्रैक्शन ऑफ दीज टू वेक्टर्स है जिसमें प्लस की जगह माइनस साइन रहेगा। जब दो वेक्टर्स आपको गिवन हो जी 10 न्यूटन फोर्स 5 न्यूटन फोर्स मेकिंग एंगल 30 डिग्री, हमें इन दोनों को ऐड करना है, तो आप प्लस साइन लेके चलेंगे। दोनों को ऐड करना है तो आप क्या बोलेंगे कि भाई इसका आंसर होगा 10 का स्क्वायर प्लस 5 का स्क्वायर प्लस 2 इंटू 10 इंटू 5 इंटू कॉस 30। वो फॉर्मूले में मैंने पुट कर दिया। अगर बोला जाए इन दोनों को सब्ट्रैक्ट करना है, अगर सेम ही वेक्टर्स बोले जाए और बोला जाए कि इन दोनों को सब्ट्रैक्ट करो, तो तब आप क्या करेंगे, तब आप ये फॉर्मूला लगा देंगे 10 का स्क्वायर प्लस 5 का स्क्वायर माइनस 2 इंटू 10 इंटू 5 इंटू कॉस 30। तो ध्यान रखना क्वेश्चन के हिसाब से प्लस माइनस का ध्यान रखना। तो ये आंसर आ गया जी, ये सब्ट्रैक्शन है। यहाँ हम ऐसे मॉड भी लगाएंगे, सब्ट्रैक्शन। ओके, अब डायरेक्शन की बात करें, टेंजेंट बीटा। बीटा कैसे बनेगा? बीटा वही है जैसे मैंने बताया, ये वाला एंगल ए के साथ हमने मान लिया बीटा। तो वही चीज करनी है। हमारे पास फॉर्मूला था बी साइन थीटा, वहाँ हमने कर देना 180 डिग्री माइनस थीटा अपॉन ए प्लस बी कॉस थीटा था, हमने कर देना 180 माइनस थीटा। थोड़ा सिंप्लीफाई करेंगे। अब साइन 180 माइनस थीटा साइन थीटा ही रहता है, उसमें नहीं चेंज आता। ये कुछ ट्रिग्नोमेट्रिक रिलेशन साथ साथ याद करते जाओ। और यहाँ पे आ जाएगा बी साइन थीटा, फॉर्मूला बता रहा हूँ आपको, यहाँ आ जाएगा ए माइनस बी कॉस थीटा। तो बस डायरेक्शन के लिए सब्ट्रैक्शन के केस में आपने यहाँ पर वैल्यूज पुट करनी है। तो दिस गिव्स यू द डायरेक्शन एंड मैग्नीट्यूड ऑफ द सब्ट्रैक्शन ऑफ टू गिवन वेक्टर्स, जिसमें आपको दोनों का मैग्नीट्यूड और दोनों में एंगल थीटा गिवन होगा। एंड द लास्ट थिंग इज if the vectors are given in component form, if the vectors are given in component form, वो फॉर्म कौन सी होती है? जैसे मान लो ए वेक्टर आपको गिवन है x1 i कैप प्लस y1 j कैप प्लस z1 k कैप, ये i j k लगा होता है ना। और बी वेक्टर आपके पास है x2 i कैप प्लस y2 j कैप प्लस z2 k कैप। इस केस में बच्चे थीटा नहीं दिया होता। थीटा देने का फायदा ही नहीं है कोई, क्योंकि डायरेक्शन इसके साथ ही है, मैग्नीट्यूड भी इसी में है, इस एक्सप्रेशन में दोनों चीजें हैं। तब अगर आपने रिजल्टेंट निकालना है बच्चों तो कोई टेंशन नहीं है, जस्ट आपने इन दोनों को ऐड करना है। x1 में x2 ऐड करना है, y1 में y2, z1 में z2। तो आंसर विल बी x1 प्लस x2 y1 प्लस y2 z1 प्लस z2 k कैप। तो दिस इज द रिजल्टेंट ऑफ दीज टू वेक्टर्स। डायरेक्टली आप ऐसे लिख सकते हैं, दिस इज आंसर। इसमें दोनों चीजें हैं, डायरेक्शन भी मिल जाएगी और मैग्नीट्यूड भी मिल जाएगा। ओके, और अगर आपने इन दोनों को सब्ट्रैक्ट करना था, सब्ट्रैक्शन को मैंने एस वेक्टर से लिख दिया, तो यू कैन राइट x1 माइनस x2 i कैप प्लस y1 माइनस y2 j कैप प्लस z1 माइनस z2 k कैप। तो ये लास्ट आज का एक्सप्रेशन कि अगर आपने वेक्टर्स को इस फॉर्म में गिवन है और ऐड और सब्ट्रैक्ट करना है तो सिंपली आप ऐसे कर सकते हैं।